को सलाह देने के लिए हमारे साथ है इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान भी जुड़ चुके हैं। समित, आपका भी स्वागत है। समझना चाहेंगे इस वक्त जब हम 7,900 के बेहद करीब हैं, क्या लगता है मजबूती और आगे दिखाई देगी या फिर कुछ टायर्डनेस दिख रही है? क्या हम वापस से एक बहुत बड़ी दौड़ बहुत जल्दी लगा रहे हैं? देखिए मुग्धा, जो हमने मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और उसके बाद एक निफ्टी में 500 पॉइंट्स का फॉल दिखा था, तो उसके बाद एक ऑब्वियस था कि इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट आना एक एविडेंट माना जाता है। तो फिलहाल हम यही मान रहे हैं कि ये टेम्पररी बाउंस होगा ऊपर की तरफ। निफ्टी को 7950 टू 8050 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम हमारे क्लाइंट्स को यही एडवाइस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से ये जो बाउंस आ रहा है उसमें आप आपकी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी लाइटन अप कीजिए और ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे नहीं रहना चाहिए, कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। इनफैक्ट ट्रेडर्स 8000 8050 के आसपास सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त निफ्टी पर। लगता नहीं कि बहुत ज्यादा एक टेम्पररी बाउंस मान के चलना चाहिए इस तेजी को। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। चलेंगे नागपुर, जहां से पवन ने हमसे सवाल पूछा है। नमस्कार पवन, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, किन लेवल्स पे खरीदा था और स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैम, मैंने ओएनजीसी लिया था 100 शेयर में, मेरी एवरेज कॉस्ट 290 के आसपास है। तो अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से मुझे इसमें वेट करना चाहिए और एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर किसी ऑयल कंपनी में या किसी और सेक्टर में स्विच करना चाहिए इसको? ओके, अगेन आपसे सवाल यह है कि ट्रेडिंग का नजरिया था आपका या फिर निवेश करना चाहते हैं, और अगर निवेश है तो कितना लंबा समय आप यहाँ देना चाहते हैं ओएनजीसी को? नहीं मैम, अगर ये 15 से 20% रिटर्न दे देता है तो मैं लगभग 7-8 महीने रुकने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 7-8 महीने का व्यू है तो फिर समित आपसे समझना चाहेंगे। ओएनजीसी 290 पे खरीदा था, नुकसान है अच्छा खासा, लेकिन ये 15 से 20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या लगता है ये दे पाएगा अगले 6 से 8 महीने में? क्या इनको एवरेजिंग करनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एवरेजिंग करने की सलाह नहीं दूंगा, दो ये स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है, बट फिलहाल इसमें वो प्राइस में मूवमेंट नहीं दिख रहा है। जब तक इसमें कोई रिवर्सल नहीं दिखता है तब तक एवरेजिंग तो नहीं करना चाहिए। जो इनकी पोजीशन है उसको मैं फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉक ने एक रिलेंटलेस फॉल देखा है हाई लेवल से 400-420 से, बट अगर आप अभी इमीडिएटली देखें तो 220 से लेके 210 का उसका एक मेजर सपोर्ट है। ये हम मल्टी ईयर सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं। तो अगर स्टॉक ऐसे लेवल पे आए तो यहाँ पे मैं एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा, इनफैक्ट ये बने रह सकते हैं। यहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है जो इसको स्टॉक को 240-250 तक भी ऊपर की तरफ पुल कर सकता है, बट इन्हें देखना होगा कि ये 250-260 का लेवल स्टॉक ऊपर की तरफ क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर वो नहीं कर पाता है तो वहां पे एक बार एग्जिट करना चाहिए इसमें से। ऑलराइट, तो ये सलाह है ओएनजीसी पर आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं, सूरत से कृणाल का सवाल है। नमस्कार कृणाल, बताइए सवाल क्या है? मैम, मेरा सवाल है कि मैं एक्सिस बैंक में बाई करना चाहता हूँ, और क्या यही लेवल है कि जो अभी इस लेवल में मैं परचेज कर सकता हूँ? लॉन्ग टाइम है मेरा इन्वेस्टमेंट, 6 मंथ या 1 ईयर तक का है। ओके, तो विजय की राय तो ये एक्सिस बैंक एंड प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे यही है कि वो उन्हें पसंद है। एक्सिस बैंक भी उनकी पसंदीदा स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल है, लेकिन क्या ये सही लेवल है बाय करने का? हम समझते हैं समित से। समित, क्या लगता है एक्सिस बैंक बाय करने का मौका है इस वक्त? देखिए, अगर इनका 6 महीना या 1 साल का व्यू है तो ये स्टॉक में डेफिनेटली ये बाय कर सकते हैं, बट मेरी सलाह ये होगी अगर करंट हम मार्केट सिनेरियो देखें, स्टॉक ने रिसेंटली अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच किए, बट हम ये भी है कि प्रिसाइज बॉटम कैच नहीं कर सकते। तो इनको एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं। अगर इनको यहाँ पे 100 रुपीज डालना है तो 20 रुपीज अभी डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। इनकेस और डिक्लाइन आता है तो वहाँ पे ये उनके जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे डाल सकते हैं, बट उनकी फिलहाल यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टैगर्ड मैनर में।
ओके, तो धीरे धीरे बाय करने की सलाह है, बाय ऑन डिप्स की सलाह है एक्सिस बैंक पर। चलिए, ब्रोकरेजेस हाउस की नजर आज किन सेक्टर और किन शेयरों पर है, बताने के लिए जुड़ रही है मेरी सहयोगी नियति। ऑटो सेक्टर पर क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस इस वक्त? काफी सारे आज रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले CLSC की बात करेंगे। ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी OEM इंडस्ट्री के ग्रॉस मार्जिन जो है वो एक 10 साल के उच्चतम स्तरों पे है और फर्दर स्कोप देख रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन का। जिस तरह से कमोडिटी फॉल का इनको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। फिक्स कॉस्ट टू सेल्स रेशियो जो है वो भी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरह से डिमांड रिकवरी की अनुमान लगा के चल रहे हैं। 4 व्हीलर्स के जो सेगमेंट है वो बेटर प्लेस्ड रहेंगे और उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा 2 व्हीलर्स के मुकाबले। मारुति, टाटा और M&M इनके टॉप पिक हैं ऑटो स्पेसेस में। वहीं साथ साथ में टाटा मोटर्स पे बार्कलेज ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 560 तक के लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं। इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे पहले वॉल्यूम्स में बिफोर ये टर्न करें कंस्ट्रक्टिव टाटा मोटर्स पे। करंट वैल्यूएशंस काफी ज्यादा बेरिश लग रहे हैं इनको, क्योंकि ज्यादातर जो चाइना के कंसर्न्स है वो अभी बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट बाजार ये सोच रहा है कि चाइना से जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग नील ही आएंगे या फिर जीरो प्रॉफिट्स यहाँ पे आने का अनुमान है। इवेंचुअली किस तरह का आउटकम आएगा चाइना से वो डिफिकल्ट है अभी प्रिडिक्ट करना इस स्टेज पे। स्टॉक क्योंकि पिछले 6 महीनों में 45% का एक करेक्शन दिखा चुका है, क्योंकि ओवर ज्यादा कंसर्न्स आ चुके हैं JLR की चाइना अर्निंग्स पर, इसलिए अभी फिलहाल ये थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करेंगे। मगर टारगेट प्राइस इनका मेंटेन्ड है 560 पर। सिटी ने मगर मारुति को डाउनग्रेड किया है। बाय से इसकी रेटिंग घटा के न्यूट्रल की कर दी है। टारगेट प्राइस भी इन्होंने 4832 से घटा के 4465 तक का कर दिया है। ज्यादातर पॉजिटिव्स मारुति के लिए जो है वो प्राइस इन है। री रेटिंग यहां से होना अब थोड़ा सा डिफिकल्ट इनको लग रहा है। ओके, तो मारुति पर सिटी जरूर न्यूट्रल है, लेकिन टाटा मोटर्स ज्यादा पसंद आ रहा है इस वक्त। लेकिन नियति, क्या और भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं? जी हाँ, सबसे पहले हेवल्स की बात करेंगे। CLSA मेंटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल। 340 तक के लक्ष्य इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। 31% का एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। रीसेंट करेक्शन जो हेवल्स में हुआ है वो एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट होगा, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। कोर EPS और मार्जिन यहाँ पर मीनिंगफुली राइज करते हुए ये देख रहे हैं। FY17 में कंपनी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसका इनको आगे चल के फायदा होगा। कोल इंडिया पे मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है, मगर टारगेट प्राइस 429 कर दिया है, घटा के किया है। अभी भी करंट मार्केट प्राइस से 20% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। अर्निंग्स यहाँ पर थोड़ी सी कम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक करने में थोड़ा सा डिले कर दिया है। सेल ऑलराइट नियति, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही, हम आपको बता देते हैं। कोल इंडिया पर मैक्वारी की राय है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग उन्होंने दी है। हेवल्स पे बाय की रेटिंग यहां पर निकल कर आई है। उन्हें लगता है हेवल्स पे एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा खासा दबाव देखने को मिल चुका है। लेकिन आउट परफॉर्मर की रेटिंग कोल इंडिया को मिल रही है। उनको लगता है दाम बढ़ने में देरी की वजह से अनुमान उन्होंने घटाया जरूर है, लेकिन आगे जरूर वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, मैक्वारी का ये मानना है। तो कोल इंडिया पर मैक्वारी पॉजिटिव और हेवल्स पर सिटी की राय है, CLSA की राय है कि वो उन्हें हेवल्स में एक अच्छा मौका दिख रहा है। चलिए वापस से आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलेंगे इंदौर, जहां से शंकर का सवाल है। नमस्कार शंकर, बताइए सवाल क्या है आपका? 165 शंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए आपका सवाल क्या है? आइडिया है 165.50 के भाव से 165। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर? जी, ट्रेडिंग का नजरिया है आपका? जी, 1 महीना। ओके, समित क्या सलाह होगी? 165.50 पर इन्होंने आइडिया सेलुलर खरीदा है, 152.95 पर ट्रेड कर रहा है और इनका नजरिया सिर्फ 1 महीने का है। देखिए मुग्धा, अगर इसमें ट्रेडिंग की व्यू है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ से बाउंस आता है 160, 165 उनके कॉस्ट के आसपास, तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। नियर टर्म में हम कुछ इसमें एनकरेजिंग साइन नहीं दिख रहा है। इसकी एक नियर टर्म में रेंज है 165 to 140। 3 दिन पहले इसने जो इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है 140, वहाँ से ही रिबाउंड किया हुआ है, तो ये मोमेंटम प्रॉब्ली और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो मेरी सलाह ये होगी अगर ये इनके कॉस्ट के आसपास आता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर अपने कॉस्ट के
एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ा बाउंस यहाँ है, बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर समिट को नहीं दिखाई दे रही है। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सादा आपका सवाल का लेना वापस से शुरू करते हैं। इस वक्त उज्जैन चलेंगे, जहां से सुहास ने हमें फोन किया है। नमस्कार सुहास, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो जी बताइए। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब से मैंने सीएनबीसी देखना चालू किया है मैडम, 2 लाइनें अर्ज कर सकता हूँ? जी जल्दी बताइए। ऐसा देख रहे थे जो कभी मेरे डूबने का मंजर देखकर आज तलाश में निकले हैं मेरी कश्तियां लेकर। अच्छा, अब अपना सवाल भी पूछिए। यार मैडम, मेरी तो तकदीर काफी कुछ बदल गई है, शेयर के मामले में बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास मैडम LIC हाउसिंग फाइनेंस है जी, और SBI के भी रखे हुए हैं शेयर, 100 शेयर्स हैं दोनों के, और मैं दोनों का ही फ्यूचर्स जानना चाह रहा हूँ कि क्या पोजीशन इनकी बनेगी। मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। LIC 312 पर लिया हुआ है और SBI 380 का लिया हुआ है, 280 का लिया हुआ है। 280 का, ओके। पहले तो अगर आपको हमारी मदद से कुछ फायदा हो रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी काफी बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर आप सुनते हैं और उसके बाद एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फंडामेंटल्स देखकर लॉन्ग टर्म में निवेश करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। और आपने दोनों ही कंपनियां जो चुनी हैं वो एक सॉलिड फाउंडेशन वाली कंपनियां हैं। लेकिन क्या आपको यहाँ पर SBI में भी आगे मुनाफा होगा? विजय से समझते हैं। विजय, LIC हाउसिंग फाइनेंस 312 और SBI इन्होंने 280 पर लिया है। ये दोनों काउंटर्स में LIC बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनके लेवल से देके जा रहा है, लेकिन SBI में इनको नुकसान है। लगता है इन्हें बने रहना चाहिए, क्या करेंगे? वैसे मुझे लगता है आपको SBI पसंद है। देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया कि सरकारी क्षेत्र में जब भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप दिग्गज स्टॉक्स में करें, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में करें। जो सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया था कि 70,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, मेरे हिसाब से उसमें बैंक्स की बैलेंस शीट्स पे बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। जो उनकी लेंडिंग बुक NPA के कारण खराब हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जो रघुराम राजन साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो NPAs हैं उनको किसी तरीके से, चाहे वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच दें या उसमें से कुछ वैल्यू निकाल पाएं और वो वैल्यू बुक्स पे ऐड हो, जो आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो चाहे एक डिस्काउंटेड एसेट हो मगर एसेट जरूर हो, उसका कुछ फायदा जरूर पहुंचे बैंक को। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की और इन सब कदमों की वजह से बैंकिंग सिस्टम हमारा काफी सुदृढ़ और स्ट्रांग हो रहा है। तो आई थिंक आई एम फेयरली बुलिश ऑन SBI, और मुझे लगता है कि 350 का तय करेगा अगर थोड़ा सा भी कोई इसमें इस स्टॉक में बना रहे तो। दूसरे जो स्टॉक इन्होंने चुना है, अगेन इट्स अ वेरी गुड चॉइस, फैंटास्टिक चॉइस, LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर रेट कट्स आते हैं भारत में, और जो कि मुझे लगता है कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीने 6 महीने में कभी न कभी रेट कट होगा, तो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, चाहे वो GIC हाउसिंग फाइनेंस हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, कैपिटल फर्स्ट हो, DHFL हो, चाहे वो इंडिया बुल्स हो, इन सभी में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी लेंडिंग बुक अच्छी है, काफी क्लीन है, NPAs कम है, और मुझे लगता है कि इन कंपनीज में काफी तेजी देखने को मिल सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का मेरा पर्सनल टारगेट 600 रुपए का है, अगर कोई साल 1.5 साल की अवधि तक इसको लेके रखे तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, इसमें कोई भी पैनिक नहीं है, डर नहीं है, बिल्कुल इसमें बने रहें। ओके, तो ये सलाह है आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अहमदाबाद से जिगर जी का सवाल है। नमस्कार जिगर जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मैडम, मेरा 2 सवाल है। मैंने सीमेंस लिया है, आई हैव ब्रॉट एट 1458 पे, और मुझे दूसरा मेरा क्वेश्चन है मैडम कि मैंने 7 to 8 लाख इन्वेस्ट किया है अभी जुलाई में, एट द मंथ ऑफ जुलाई में, और सीमेंस, एशियन पेंट, लार्सन, बॉश, ये सब इक्विटी मैंने ली हुई है। तो इसमें मैं क्या करूं? बॉश, सीमेंस, एशियन पेंट, लार्सन, जी ओके। तो अब आप समझना चाहते हैं आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नजरिया था या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए ये पैसे लगा रहे थे?
नहीं मैडम, मैं 2-3 साल 5 साल तक रुक सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो विजय, आपसे ये सवाल लेना होगा, सीमेंस, एशियन, लॉसन एंड बॉश में इन्होंने करीब 7 से 8 लाख रुपए लगाए हैं, लंबी अवधि का नजरिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये इनका जो अभी इन्होंने एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया है ठीक है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा मुग्धा जी कि जो उनकी चॉइस है स्टॉक्स की बहुत अच्छी है, उत्तम चॉइस है, बहुत फंटास्टिक चॉइस है। इन्होंने सारे ए कैटेगरी फ्रंटलाइन स्टॉक्स लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जुलाई में 8-9 लाख रुपए लगाए, काफी अच्छी खासी पूंजी होती है किसी भी छोटे निवेशक के लिए। और अगस्त में ही हमने काफी मेजर एक ग्लोबल क्रैश देखा। इसमें मैं इनकी गलती नहीं मानता या किसी की भी गलती नहीं मानता, ग्लोबल क्रैश था तो उसमें सारे स्टॉक्स ही करेक्ट हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि और सारे निवेशकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट्स में ओवरनाइट अमीर बनने का सपना ना देखें। अगर आपकी चॉइस ऑफ स्टॉक्स अच्छी है तो आप निश्चित रूप से कमा के निकलेंगे। अगर हम सीमेंस की बात करें, सीमेंस एक जीरो डेट कंपनी है और आज की डेट में हम जो देख रहे हैं कि जो भी कंपनीज हैं वो कर्जे के कारण अच्छी कंपनीज बर्बाद होते हुए देखी हैं हमने। तो आई थिंक जो उन्होंने स्टॉक्स लिए हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो लार्सन एंड ट्यूब्रो हो, ये सारे ही दिग्गज स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं। एशियन पेंट्स अगर आप बात करें, पूरे पेंट सेगमेंट के बारे में मैं कमेंट करना चाहूंगा। जब भी क्रूड प्राइसेस नीचे होते हैं तो पेंट कंपनीज को फायदा पहुंचता है। दूसरा, वी आर स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ फेस्टिव सीजन। अब जैसे त्योहारों का समय शुरू हो जाता है और घरों में लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं। इवन जो ऑटो कंपनीज है वहां पर पेंट का इस्तेमाल बढ़ जाता है क्योंकि जनरली इस सीजन में काफी अच्छा ऑफटेक होता है ऑटो कंपनीज का, तो पेंट कंपनीज की सेल्स बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 तिमाहियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे। एशियन पेंट्स हो, चाहे वो कांजाई नरलक हो या लुइस बर्जर हो, सारी की सारी पेंट कंपनीज बहुत अच्छी हैं और उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो क्रूड एक काफी मेजर रोल प्ले करता है, वो भी इस समय काफी निचले भावों पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है उनके प्रॉफिट्स अच्छे आने चाहिए। और जो लास्ट इन्होंने जो लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात करी L&T की, मैं हमेशा से आई बीन अ ग्रेट फैन ऑफ L&T। जिस तरह का ऑर्डर बुक L&T के पास है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है। दूसरा, कैपिटल गुड्स स्पेस में किसी की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करे। मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में आता है या FDI आती है या कोई फॉरेन निवेश भी आता है, कल को बुलेट ट्रेन की बातें भी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता L&T के अलावा किसी और कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट हैंडल कर सके। तो आई एम फेयरली बुलिश ऑन इंडिया स्टोरी एंड कंपनीज रिलेटेड टू इंडिया स्टोरी। L&T इज अगेन अ फैंटास्टिक चॉइस, स्टे इन्वेस्टेड। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर पर कुछ और सलाह लेकर आएंगे। $7,900 पर निफ्टी स्टॉक। और चलिए आपके सवाल का सिलसिला वापस शुरू करते हैं। संजय का सवाल है चंडीगढ़ से। नमस्कार संजय, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी मैडम, मैंने PNB बैंक के 1000 शेयर ले रखे हैं 155 पे। ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग है या फिर निवेश है? 4-5 महीने के लिए लिया था, दिसंबर-जनवरी तक के लिए। ओके, समित क्या सलाह होगी? पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर से जनवरी तक लिया है, क्या लगता है चार्ट्स पर ये अच्छा मूव दिखाएगा इस टाइम में? देखिए, रिसेंटली हमने PSU बैंकिंग में अच्छी खासा एक उछाल देखा था, मोर देन 30-40% ऑन एन एवरेज हर एक PSU बैंक्स में हमने एक बाउंस देखा था। तो PNB भी उसमें ही था, तो 170-175 तक इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। वहां से वापस विद द ब्रॉडर मार्केट इसमें भी करेक्शन दिखाई दिया है। बट अगर ये 3 से 5 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो पॉसिबल है इनके कॉस्ट के आसपास या इनके कॉस्ट के ऊपर भी इनको एक प्रॉफिट मिल सकता है। बट फिलहाल इनको देखना पड़ेगा, ये जो करंट वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं मार्केट में, अनसर्टेनिटी है, वो कहाँ तक पैन आउट होती है। तो फिलहाल तो अगर देखें तो 130 से 135 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेफर साइड इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 130 के नीचे, और ये होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक। तो ये सलाह है, 130 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से सुभाष का फोन है। नमस्कार सुभाष, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मेरे पास अजंता फार्मा है 600 एट द रेट ऑफ 1700। अजंता फार्मा 600 शेयर। जी
जी जी, उसके बाद इसके अलावा भी कोई स्टॉक है आपके पास? एक है आयशर मोटर 50 शेयर एट द रेट ऑफ 22,000। और मुझे मेरा सवाल मैडम मिस्टर विजय से पूछिए प्लीज। मिस्टर विजय। जी बिल्कुल, आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आई एम अज्यूमिंग। हाँ मैम, लॉन्ग टर्म में। मुझे मिस्टर विजय से सवाल पूछिए। विजय जी, आपके लिए सवाल है। अजंता फार्मा 600 शेयर 1700 के भाव पर इन्होंने लिया है, लेकिन आयशर मोटर्स पर दबाव ज्यादा 18,982 पर ट्रेड कर रहा है। 22,000 जो कि आयशर का थोड़ा सा हायर लेवल का प्राइस है, वहां पर इन्होंने लिया है। क्या सलाह होगी? देखिए, नो डाउट वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच जरूर हुई हैं आयशर की, मगर मैं फिर भी कहूंगा जिस स्पेस में वो हैं, जो रॉयल इनफील्ड इनकी मोटर बाइक है, उन्होंने कई सारे नए वर्जन्स निकाले हैं, नए मॉडल्स निकाले हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करी है, तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड की बहुत वैल्यू होती है और इसी कारण से वो स्टॉक प्राइस में दिखता है। हमने देखा है पेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज में जो ब्रांड की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं शो अप होती है और उसकी गुडविल है या ब्रांड वैल्यू है वो शो अप होती है। मुझे लगता है आयशर का भी ऐसा ही केस है। और अनडाउटेडली जब मार्केट में मेजर करेक्शंस होते हैं तो समय होता है कि हम उसमें एवरेजिंग कर सकें क्वालिटी स्टॉक्स में। तो अगर आप आयशर में बने रहना चाहते हैं तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। नंबर 2, आपने जो अजंता फार्मा बोला, हालांकि कंपनी में कोई बुराई नहीं लगती, बहुत इसकी डिसेंट ग्रोथ चार्ट में देख पा रहा हूं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स हैं वो भी करीब 300-350 करोड़ रुपए की स्टैग्नेंट है। मगर मैं ये बात पिछले 3-4 दिनों से बोल रहा हूं कि जब बड़े फ्रंटलाइन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों तो बेहतर होता है कि आप सेकंड रैंक कंपनी से फ्रंटलाइन कंपनीज में चले जाएं, क्योंकि वहां पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हमेशा ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सेकंड रैंक कंपनी। अजंता फार्मा फिर भी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी सेकंड रैंक कंपनी है और फर्स्ट रैंक कंपनी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि लुपिन और ग्लेनमार्क और डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा वुड रन फार फास्टर देन अजंता फार्मा। अगर आप अजंता फार्मा को पसंद करते हैं तो वो भी कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, ये स्टॉक वापस आ जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल ठीक हैं। टोटल डेट अगर आप कंपनी देखें करीब 50 करोड़ रुपए का डेट है और उसके अगेंस्ट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट है करीब 81-82 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कंपनी में कहीं पे फाइनेंशियली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है सेल्स स्टैग्नेंट हो रहा है, जो कि आई थिंक द कंपनी हैज टू वर्क दैट आउट। मगर मुझे लगता है कि दिग्गज जब डिस्काउंट में मिल रहे हो तो बेहतर है कि आप दिग्गज में शिफ्ट कर जाएं, वहां पे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। आज विजय का ये मंत्रा है कि दिग्गज डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो फिर आपको दिग्गजों की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, रिकवरी बेटर होती है और साथ ही सस्टेनेबल भी होती है। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों पर सलाह लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। अगली कॉलर से बात करते हैं। इंदौर से ओम प्रकाश जी का सवाल है। नमस्कार ओम प्रकाश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास पीटीसी है 79 रुपीज के और मेरे पास नीलकमल 1140 के हैं। मुझे क्या कब तक होल्ड करना चाहिए? मेरा 1500 रुपए का टारगेट था नीलकमल का। सर आपके पास पीटीसी 79 का है और नीलकमल 140 रुपए पर है। नहीं, 1140 के नीलकमल। 1140, माफ कीजिए, 1140 रुपए पर आपके पास नीलकमल है और पीटीसी 79 पर है। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं? शर्मा साहब के रिकमेंड पे लिया था मैंने। जी ठीक है। विजय आपसे लेना पड़ेगा ये सवाल। लंबी अवधि के लिए निवेशक लगते हैं। पीटीसी 79 के प्राइस पे लिया था, 56.55 पर आ गया है। डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव्स स्टॉक ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। क्या राय है आपकी? देखिए, स्लो मूविंग स्टॉक है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखें करीब 8 की पीई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इसका फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि भारत में जो ऊर्जा की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि पीटीसी इंडिया जैसी कंपनीज हैं जो कि पावर ट्रेडिंग में के बिजनेस में हैं और ये रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है और इनका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। बट हाँ, थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है और पावर कंपनीज में जनरली हमने देखा है कि जो लीड टाइम है रेवेन्यूज का, प्रॉफिटेबिलिटी का, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो ऐसा कंपनी में कोई दिक्कत नहीं नजर आती, जीरो डेट कंपनी है,
द स्टॉक इज गुड। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है, बट थोड़ा समय ज़्यादा जरूर लगेगा, और उसमें अगर कोई 1-1.5 साल की अवधि तक इसको होल्ड करके रखता है, मुझे लगता है 80-85 का स्तर ये निश्चित रूप से देख सकता है। दूसरा जो इन्होंने स्टॉक बोला, नीलकमल प्लास्टिक्स जो है, अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। हाँ, बहुत अच्छी कंपनी है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, और जो ब्रांड रिकॉल अगर हम करें प्लास्टिक फर्नीचर में या जो प्लास्टिक्स में काम करते हैं, ब्रांड रिकॉल अगेन इज वेरी वेरी गुड। बट अभी क्या है कि हमने एक ग्लोबल टर्मोइल देखा, एक आंधी देखी, एक अर्थक्वेक देखा, और जब अर्थक्वेक आता है तो ट्रेमर्स भी आते रहते हैं, थोड़े टाइम तक आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करेगा और दोबारा से ये 1200-1300 के स्तर पर जाएगा, तो निश्चित रूप से इनका पैसा जरूर बनेगा इन स्टॉक्स में। अगर ये एवरेज कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है मार्केट्स जब नीचे होते हैं लोगों के पास पैसा नहीं बचता, तो अगर एवरेज कर सकते हैं, अगर पैसा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एवरेजिंग भी की जा सकती है स्टॉक में। फंडामेंटली इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये सलाह है आपके दोनों स्टॉक्स पर, लेकिन इसी के साथ विजय आपसे इजाजत लेने का वक्त, जाने से पहले आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? किसी भी स्टॉक में मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है और हमारे क्लाइंट्स की अवश्य हो सकती है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि मार्केट में जब इतना मेजर टर्मोइल आता है, मैं ये पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ अलग अलग चैनल्स पे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट, और अगर निवेशक हमारे बाजारों में बने रहेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये पैसा कमाएंगे। और अब मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव हो गया है। भारत में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत आएंगे। कमोडिटी प्राइसेस नीचे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमी शुड डू वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी हैं, तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर पीपल विल मेक मनी। ओके, तो ये सलाह है आप सबके लिए। लेकिन विजय, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे समित चौहान के साथ। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे साथ समित चौहान जुड़े हुए हैं। समित, सबसे पहला सवाल एल्डर फार्मा पर है, महेश का, दिल्ली से 145 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है 100 शेयर। देखिए, रिसेंटली हमने एल्डर फार्मा में अच्छा खासा करेक्शन देखा है हाई लेवल से। ट्रेंड वाइज अगर इसकी लार्जर डिग्री ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है, बट फिलहाल ये एक सपोर्ट के आसपास चल रहा है जो उसका 70-80 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर इनको बाउंस मिलता है, डिसेंट बाउंस प्रॉब्ली टुवर्ड्स 120-130, वहाँ पे ये एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल ये लेवल पे ये बने रह सकते हैं। जेके टायर पर सवाल पूछा है रविंद्र, मैंने मुंबई से 122 पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? देखिए, मीडियम टर्म व्यू से देखें तो जेके टायर के चार्ट स्ट्रक्चर काफी एनकरेजिंग है। हालांकि फिलहाल ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। 98 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये बने रह सकते हैं। जैसे स्टॉक 122-124 का लेवल क्रॉस करता है, इसमें हम अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। आयुष अग्रवाल ने धामपुर शुगर खरीदा है 42 रुपीज 50 पैसे पर 300 शेयर, क्या करेंगे? देखिए, शुगर इंडस्ट्री एज अ होल लास्ट कुछ महीने, इनफैक्ट कुछ सालों से लगाड़ी है, तो फिलहाल वो प्राइजेस में भी नहीं दिख रहा है कि कोई इनकरेजिंग साइंस नहीं है, वॉल्यूम पिक नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी नियर टर्म बाउंस मिलता है तो वहां पे एग्जिट ही करना चाहिए इसमें। ओके, मुंबई से महेश कदम का सवाल है, एडुकॉम पर 22 रुपए 50 पैसे पर 860 शेयर खरीदे हुए हैं, क्या करेंगे? देखिए, इसमें एडुकॉम में अच्छा खासा करेक्शन आया है, बट ये लो प्राइस स्टॉक है अभी, तो इसलिए यहाँ पे बाय करना चाहिए ये सलाह नहीं होगी। स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव साइंस फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक से फिलहाल दूर ही रहना चाहिए जब तक कोई ग्राउंड लेवल पे अच्छी डेवलपमेंट नहीं होती है। इसमें कोई भी बाउंस आता है, मुझे पता नहीं बाउंस आएगा नहीं आएगा, बट अगर बाउंस आता है तो वहाँ पे एग्जिट ही करना चाहिए। चलिए, कोलकाता से संजय जी का सवाल है, वीएटेक वबाग इनके पास है 200 शेयर 729 के प्राइस पर, क्या करेंगे? देखिए, अगर ये नियर टर्म का व्यू रखता है तो बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए टुवर्ड्स 720-730, और अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 600 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके इनको बने रहना चाहिए। फिलहाल ये एक मीडियम टर्म कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एग्जिट ऑन बाउंस होगा,
और कोई लंबे अरसे के लिए रुकना चाहता है तो उनके लिए 600 के स्टॉप लॉस से ये बने रह सकते हैं। ओके, चलिए हुबली से श्याम जी का सवाल है। इन्होंने A to Z लिया हुआ है 1000 शेयर 35 रुपए के भाव पर। देखिए, इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी एनकरेजिंग है। फिलहाल तो अगर हम देखें तो इसमें जो 14 से लेके 32 तक एक अच्छी खासी रैली आई थी, उसमें वॉल्यूम्स काफी बड़े हुए थे और जो करेक्शन आया फ्रॉम 32 उसमें वॉल्यूम्स काफी लो है, तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। तो फिलहाल तो ये बने रह सकते हैं। 18 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक में एक 28 32 तक उछाल आ सकता है। मेजर मूवमेंट 32 के ऊपर ही आएगा, तो इनको फिलहाल वन स्टेप एट अ टाइम ऐसे मानना चाहिए। 28 32 पहला लेवल और 32 के ऊपर ये स्टॉक 40 45 तक भी जा सकता है। टाटा केमिकल्स के 100 शेयर खरीदे हैं 340 के भाव पर। किशोर पुराणिक ने इंदौर में, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, टाटा केमिकल की बात करें तो फिलहाल अगर ये चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बैलेंस इनकी क्वांटिटी है वो एक 370 के मेजर स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ फिलहाल एक नियर टर्म मॉडल है 430 440 का। जैसे ये लेवल क्रॉस होता है इसमें जो 480 490 के लेवल रीटेस्ट हो सकता है, बट वो फिलहाल नियर टर्म में होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। तो सेफर साइड में इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा और बैलेंस 370 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ओके, समित इसी के साथ आपसे भी इजाजत लेने का वक्त। जाने से पहले आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? नहीं मुद्दा, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। ओके, समित बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन सौदा आपका में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की तमाम खबरें कमोडिटी राउंड अप में।